करना है। यहाँ पर एक बार पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, उसके बाद उत्तर करिएगा, इससे आसानी हो जाता है प्रश्न खोजने में। तो यकीनन बड़ा आदमी ये है, सादिक का बड़े आदमी से क्या आशय रहा होगा? तो आपको बताना है इस प्रश्न के माध्यम से, पहलवान या लंबा या धनाढ्य या प्रसिद्ध। तो चलिए हम पढ़ते हैं पैसेज और आप लोग भी खोजने का प्रयास करिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं पैसेज को। लखनऊ की एक छोटी सी गली में सादिक अपने अब्बा की खाने की दुकान पर बैठा था। वह बिरयानी की परात से मधमक्खियाँ उड़ा रहा था। तभी उसने देखा कि रेशमी अचानक में एक आदमी उसके दरवाजे पर घोड़े से उतर रहा था। अमीर लगता है, क्या वह हमारी दुकान पर आ रहा है? सादिक ने सोचा। उसके पीछे आते ही दो नौकरों को देख उसने सोचा, यकीनन बड़ा आदमी है। सादिक ने अब्बा मियाँ मुहम्मद कादिर ने भी, जो एक बड़ी अंगीठी पर कबाब भूनने में मगलूल थे, नज़र उठाकर देखा। तभी एक नौकर ने तेजी से आगे आकर कहा, नवाब हसन अली तशरीफ़ लाए हैं। अब अचानक वाला शख्स दुकान में घुसा, चारों तरफ नज़र घुमाकर उनकी छोटी सी दुकान का जायजा लिया और दिल से बोला, सुना है तुम शायद मशहूर बावर्ची कादिर हो। हमें नई चीज़ों का स्वाद चखने का शौक़ है, इसी लिहाज से हम तुम्हारी दुकान पर आए हैं। तुम क्या चीज़ सबसे उम्दा बनाते हो? दाल। सादिब के अब्बा ने कबाब भूनते भूनते ही जवाब दिया, दाल। नवाब साहब ने हैरानी से पूछा, सिर्फ दाल? मैं बिरयानी, कोरमा और बाकी सब रिवायती चीज़ें भी बनाता हूँ, मगर आपने पूछा कि मैं क्या चीज़ सबसे उम्दा बनाता हूँ। कादिर ने तसल्ली से जवाब दिया, मगर दाल। बात कुछ दिलचस्प सी नहीं लगती? हमारे दोस्तों ने तो हम तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ़ की थी। हम तो कुछ बेहतर चीज़ की उम्मीद लगाए थे, पर आपने वह दाल चखी ही कहाँ जो मैं बनाता हूँ। बहुत खूब, हम चखेंगे। तुम कौन सी दाल बनाते हो? उड़द की। तो आपको यहाँ पर पैसेज से बताना है कि पैसेज कह रहा है कि यकीनन बड़ा आदमी है, सादिक का बड़े आदमी से क्या आशय है। तो यहाँ पर पहलवान की बात कही नहीं जा रही है, लंबा की बात यानी लंबा चौड़ा की बात कही नहीं, प्रसिद्ध मतलब होता है फेमस, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर बड़ा आदमी बनने का मतलब धनवान जो है उसके पीछे नौकर थे, यह सोचकर बड़ा आदमी धनवान से है। तो यहाँ पर पहले का यहाँ पर देख सकते हैं, यकीनन बड़ा आदमी। तो यहाँ पर तीसरा उत्तर सही हो जाएगा, धनाढ्य मतलब धनवान बड़ा आदमी से आशय है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर कुछ धनाढ्य जिसके पास खूब धन या रुपया हो, उसे धनवान या धनी समृद्ध रईस उच्चवित्त कहते हैं। और जिसके पास अमीर किसे कहते हैं ये जान लीजिए। लगता है क्या वह हमारी दुकान पर आ रहा है? सादिक ने सोचा। उसके पीछे आते ही दो नौकरों को देखकर उसने सोचा, यकीनन बड़ा आदमी है। अब पहलवान किसे कहते हैं? पहलवान वह व्यक्ति जो कुश्ती लड़ना सिखाए, मोटा ताजा हट्टा कट्टा, उसे पहलवान कहते हैं। लंबा किसे कहते हैं? ऊंचा, बड़ा, दीर्घ, बड़ा, विशाल, विस्तृत विशेषण शब्द है। प्रसिद्ध किसे कहते हैं? विख्यात, मशहूर, प्रतिष्ठित, यशस्वी, जाने माने, कीर्तिवान या मान्य। तो यहाँ पर ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 2 नंबर यहाँ दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि सादिक बिरयानी की परात से मधमक्खियाँ क्यों उड़ा रहा होगा? तो यह आपको बताना है। उसके पास कोई काम न था, मधमक्खियों द्वारा बिरयानी खत्म होने का डर था, उसे मच्छर से डर था, या मक्खी को देखकर ग्राहक बिरयानी नहीं खरीदेंगे। तो इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, मधमक्खी देखकर ग्राहक बिरयानी नहीं खरीदेंगे, इसलिए सादिक बिरयानी के परात से मक्खियाँ उड़ा रहा था। तो यहाँ पर जो है दूसरे का चौथा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर यहाँ पर पूछा गया था, दाल उत्तर पकाकर नवाब साहब को हैरानी क्यों हुई होगी? तो यहाँ पर बताना होगा। नवाब लोग दाल नहीं खाते, उस क्षेत्र में दाल जैसे भोज्य पदार्थ का चलन न था, दाल विशेष पकवान की श्रेणी में नहीं आती, या नवाब को दाल खाना पसंद नहीं था। तो 3 का उत्तर सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन संख्या यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, दाल विशेष पकवान श्रेणी में नहीं आता है। तो दाल जो है वो विशेष के लिए आया था, नवाब तो यहाँ पर विशेष श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या तीसरा। तीसरे का तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, सादिक के अब्बा किस पकवान के लिए मशहूर थे? तो आपको बताना है बिरयानी के लिए, या उड़द की दाल के लिए, या कोरमा के लिए, या कबाब के लिए। तो जो है वह सादिक के अब्बा जो है उड़द की दाल के लिए फेमस थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं उड़द की दाल जो है प्रसिद्ध था उनका, उम्दा बनाते थे, यहाँ पर भी लिखा था, आप लोग पढ़ सकते हैं, दाल सबसे उम्दा बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कादिर ने तसल्ली से जवाब दिया, वाक्य में रेखांकित शब्द पर क्या शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है? आपको बताना है। तसल्ली मतलब क्या होगा ये बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर धैर्य, या तपाक, या जोर, या बेरुखी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या धैर्य। तसल्ली का मतलब होता है धैर्य रखना, ये हो जाएगा इसका समानार्थी शब्द है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर
यहाँ पर देख सकते हैं कुछ तसल्ली का मतलब होता है संतोष और सब्र, धीरज, दिलासा या संतुष्टि या ढाढ़स या सावधाना, इत्मीनान, चैन, ये सब होता है तसल्ली का। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द के। तपाक का पर्यायवाची आवेश, उत्साह, जोश, वेग। जोर का क्या होगा? किसी विशेष वस्तु आदि को जो दिया जाने वाला महत्व, दृढ़ता, जोश, उत्साह। बेरुखी का क्या होगा पर्यायवाची? अवसर पड़ने पर मुंह फेर। अगला दिया गया है लेना, प्रसन्न, नाराज, बेमुरुखवी। और तीसरा दिया गया है अंदाज का अंदाजा, अटकल, कयास, अनुमान। उल्लास का दिया गया है हर्ष, आनंद, आह्लाद, परमानंद, अत्यानंद और प्रमोद, रंगलेगी, रंग रेली, खुशी। ऐच्छिक का क्या होगा? स्वैच्छिक, वैकल्पिक या इच्छा अनुसारी। क्रोध का क्या होगा? रोप, कोप, अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश, कोह, प्रतिघात, ये क्रोध का पर्यायवाची है। खास का क्या होगा? विशेष, मुख्य, प्रधान, निजी, आत्मीय, प्रिया, अशुद्ध, विशुद्ध, बिलाख, खाली से खालिश। तो ये रहा कुछ पर्यायवाची इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से बन सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, यहाँ पर पूछा गया था कि नवाब मोहम्मद कादिर की दुकान पर क्यों आए थे? आपको बताना है। यहाँ पर नए पकवान के स्वाद चखने के लिए शौक था, या उन्हें दाल खाने का बहुत शौक था, या उन्हें मोहम्मद कादिर से कोई विशेष काम था, या उन्हें नए पकवान बनाने का शौक था। तो यहाँ पर 6 का सही उत्तर पहला हो जाएगा, जो है उन्होंने नए पकवानों के चखने का स्वाद उन्हें बहुत शौक था। तो प्रश्न में यहाँ पर कहा गया था कि जो है अब नवाब को अलग अलग तरीके का जो है पकवान खाना बहुत शौक था। तो यहाँ पर सही उत्तर पहला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 पूछा गया था। और बेदलती से रे बोला, रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या होगा? यहाँ पर डैश रहा होगा पहले, डैश डैश डैश, और बेदलसी से बोला रेखांकित शब्द के स्थान पर लिखा जा सकता है। तो क्या लिखा जाएगा? बेरहमी या बेढ़वी या बेशर्मी या बेरुखी। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, बेरुखी। बेरुखी और बेदली से बोला रेखांकित शब्द के स्थान पर लिखा जा सकता है। तो बेरुखी से यहाँ पर चौथा सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था। एक बड़ी अंगीठी पर कबाब भूनने में मशगूल से रेखांकित शब्द के स्थान पर लिखा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर बताना है चिंतित, व्यस्त, योग्य या प्रसिद्ध। तो यहाँ पर 8 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या दूसरा हो जाएगा, व्यस्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था। यहाँ पर किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है यहाँ पर किसमें गुणवाचक का प्रयोग हुआ है। नवाब हसन तशरीफ लाए, या पर आने, वह दाल चखी ही कहाँ, यकीनन बड़ा आदमी है, वह बिरयानी की परात मधुमक्खियाँ उड़ा रहा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो है तीसरा हो जाएगा। बड़ा जो है ये गुण बता रहा है, जब किसी गुण भाव दशा को बताए तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर जैसे बड़ा बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर तीसरा जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, ईमानदार, बेईमान, सरल, कठोर, विनम्र, बुद्धिमान, बलवान, कायर, छोटा, मोटा, पतला, लंबा, बौना, सूखा, गीला, पालतू, गरीबी, रोगी, कंजूस, लालची, झूठा, बेईमान, चोर, घमंडी, गोल, चौरस, समान, बड़ा। यहाँ पर देखिए ये क्या बता रहा है? गुण बता रहा था। चपटा, मोटा, ऊंचा, पतला, पोला आदि ये सब जो बताए, तो वहाँ पर क्या होता है? गुणवाचक विशेषण हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पर पद्यांश से पैसेज पूछा गया था। अब इसका उत्तर आपको यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर प्रश्न दिया है और इधर इस साइड उत्तर दिया गया। यहाँ पर प्रश्न दिया है, इधर प्रश्न दिया है और इधर आपका पैसेज दिया है। तो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? आपको यहाँ पर पैसेज के माध्यम से बताना है। तो चलिए एक बार हम पैसेज पढ़ देते हैं और उसके बाद आप लोग भी उत्तर करिएगा। तो यहाँ पर पहला पैसेज में कहा जा रहा है कि जय हो उसकी, क्या कह रहा है? जय हो उसकी जिसने मुझे दो पैर दिए, अपने से बढ़कर जिसने मुझको गैर दिए। मैं आज घूमता घाटी में, कितने उतार कितने चढ़ाव, हर मंजिल के अपने पड़ाव, हर कदम नए नज़ारों से परिचित करता, हर ठोकर में भीतर कुछ छलक छलक पड़ता, अटकी आशा भटकी आसास, उस क्षण तो लगी बुरी, बाद में लगता है, समतल राहों में चलने से क्या पाऊंगा जो कुछ पाया है, इसे ठोकरों के बूते से, जो मतलब जो कुछ पाया है ठोकरों के बूते से पाया है। तो इस पैसेज के माध्यम से आप यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है आपको बताना है। जिन्होंने बाधाओं को नहीं झेला वे को किसी की पीड़ा नहीं समझ सकते, या
हम सभी का जीवन बाधा रहित होना चाहिए, या बाधाओं से जूझने वाले ही जीवन में कुछ पा जाते हैं, या बिना पैरों में बाधाएं पार नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या कह रहा है पैसेज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। बाधाओं से जूझने वाले जीवन में ही बहुत कुछ पाते हैं। तो यहाँ पर इस पैसेज का भाव ये निकल कर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, आपको यहाँ पर बताना है जिसने मुझे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, जिसने मुझे गैर दिए से अभिप्राय क्या है। आपको बताना है यहाँ पर अपनों से तिरस्कार मिला, या परायों को भी अपना बनाया, अपनों को दूर किया, या परायेपन का भाव मिला। तो यहाँ पर जिसने मुझको गैर दिए से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पर 11 का दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। परायों को भी अपना बनाया, यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है, जिसने मुझको 2 पैर दिए का मूल भाव क्या है। आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर पैर जैसे 2 अंग दिए, या दिया गया है दूसरा दौड़ का कौशल सिखाया, या चलने की क्षमता प्रदान की, या आगे बढ़ने की प्रेरणा की दी। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, आपको बताना है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का जो है चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ने का जिसने प्रेरणा दी थी, वही इसने 2 पैर का मूल सद्भाव है। यहाँ पर ये पैर जैसे 2 अंग दिए, ये नहीं होगा। और दौड़ने का कौशल सिखाया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आगे बढ़ने की जिसने प्रेरणा दी, यही इसका मूल भाव निकल कर आए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 बात करते हैं। 13 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, हर ठोकर में भीतर कुछ छलक छलक पड़ता का आशय आपको बताना है। चुनौतियों कष्टकार होती है, या विपत्तियों से जूझना मूर्खता है, या विपत्तियों से में मन की दुखी हो जाता है, या चुनौती भरा जीवन जीना बहुत कठिन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या तीसरा हो जाएगा। विपत्तियों में दुखी हो जाना जो है हो जाता है। यहाँ पर छलक छलक पड़ता मतलब क्या कह रहा है, विपत्तियों में दुखी हो जाना हो जाता है। चलिए बात करते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर दिया गया है यहाँ पर, समतल राहों में चलने से क्या अंडरलाइन पाऊंगा रेखांकित शब्द किस की ओर संकेत कर रहा है। आपको बताना है, धन की ओर, यश की ओर, या सीख की ओर, या सुख की ओर। तो समतल राहों पर चलने से क्या पाऊंगा, ये कह रहा है। इसका क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ पर सीख पाएगा जो है, अपने पैरों पर चलने का जो है, इस माध्यम से यहाँ पर वो सीख पाया है, इसलिए कह रहा है कि अब समतल राहों पर चलने से पाऊंगा, तो सीख मिलेगा जो है। चलिए अगला बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है यहाँ पर, कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन की, नज़ारों का अर्थ है छाया, दृश्य, या प्रतिबिंब, या मार्ग। तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर सही हो जाएगा। नज़ारों का अर्थ होगा दृश्य, छाया से मतलब नहीं है यहाँ पर, और प्रतिबिंब नहीं है, मार्ग भी नहीं है। तो दृश्य मतलब मार्ग दिखाने का बात कहा जा रहा है इस पैसेज में। तो यहाँ पर 15 का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर पेडागॉगी के 15 क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था, चौमस्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह कहलाता है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही होगा, व्याकरण की पेटी, या सार्वभौमिक व्याकरण, या एकीकृत व्याकरण, या नियम पुस्तिका। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या दूसरा हो जाएगा, सार्वभौमिक व्याकरण। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो इसलिए यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बार बात करते हैं। 17 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाषा एक सामाजिक संकल्पना है, इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा डैश क्या कहलाती है। आपको बताना है यहाँ पर। पहला कह रहा है, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है, या विरासत में मिलती है, या अनुकूलन के द्वारा सीखी जाती है, स्वाभाविक जन्मजात क्षमता होती है। तो यहाँ पर सही उत्तर 17 का जो हो जाएगा, पहला हो जाएगा। वाइगोत्स्की जो बात करते हैं, भाषा संबंधित अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है, तो यहाँ पर सही उत्तर पहला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बताना है आपको, सक्रिय अनुकूलन, या खाली बर्तन, या प्रयास एवं त्रुटि, या सामाजिक अंतःक्रिया। तो यहाँ पर जो है पूछा नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर यही नहीं होगा, सामाजिक अंतःक्रिया यह नहीं होगा, और बाकी तीनों है, सक्रिय अनुकूलन है, खाली बर्तन है, प्रयास एवं त्रुटि है। तो यहाँ पर 18 का चौथा जो है नहीं पूछा था, तो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। 19 नंबर यहाँ पर पूछा गया था, भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है, भाषा डैश किसके माध्यम से करता है। व्यक्ति की स्वाभाविक जन्मजात क्षमता होती है, पुरस्कार तथा दंड द्वारा सीखी जाती है, समाज में अंतःक्रिया द्वारा सीखी जाती है, या बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपको बताना है, भाषा संज्ञानात्मक विकास का समर्थन करता है। तो कौन करता है, तो यहाँ पर आपको 19 का चौथा सही हो जाएगा। बच्चे बोलना शुरू करने से पहले स्वतंत्र संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो है चौथा सही हो जाएगा 19 का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 नंबर यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन से प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है, नहीं है। आपको बताना है, इस बात की समझ की मुद्रित सामग्री अर्थ देती है, या आरंभिक स्वनिमिक जागरूकता, या आधारभूत वर्णों का ज्ञान, या टिप्पणी लिखना। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या चौथा। ये टिप्पणी लिखना किसी में नहीं कहा जाता है, तो यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा, नहीं पूछा था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन
पठन कौशल विकसित करने की तकनीकी है। तो ए कह रहा है यहाँ पर कक्षा में पठन कोना पठन कौशल के विकास में सहायक है, या बी कह रहा है बच्चों के जोड़े में बैठाकर उन्हें अपनी पसंद या तथा नापसंद के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो यहाँ पर जो है 21 का सही उत्तर कौन सा होगा ये बताना है। यहाँ पर ए कह रहा है, पहला कह रहा है ए बी दोनों सही है, बी कह रहा है ए सही है बी गलत है, और तीसरा कह रहा है बी सही है तथा ए गलत है, और चौथा कह रहा है ए तथा दो दोनों गलत है। तो यहाँ पर 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दूसरा जो है ए सही है तथा बी गलत है। कोने में बच्चों को बैठाकर नहीं पढ़ाने की बात कही जाती है, यहाँ पर सबको साथ में पढ़ाने की बात कही जाती है, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। कक्षा में कोने पठन का विकास में सहायक है, तो यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, ए सही है बी गलत है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, अचानक से शब्दों को सीखना तथा घटित होता है जब बच्चे डैश के माध्यम से पसंद शब्द संपदा सीखते हैं। यहाँ पर बताना है पुस्तक के स्वसर्वाचन या पृथक रूप से शब्द सिखाने की तकनीक, या डी तीसरा कह रहा है पठन सामग्री की समझ के लिए उन विशेष शब्दों को पढ़ाना जो पठन सामग्री में आए हैं, या चौथा कह रहा है शिक्षक द्वारा चयनित नए शब्द के अर्थ याद करने। तो यहाँ पर जो है सही 22 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या पहला ही हो जाएगा। पुस्तक के स्वसर वाचन अचानक से शब्दों सीखना तब घटित होता है जब पुस्तक के स्वसर वाचन के माध्यम से शब्द संपदा सीखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है पृथक नहीं करना है, इसलिए गलत हो जाएगा। सामग्री को विशेष आए तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, और यहाँ पर याद करना ये भी निगेटिव है, तो यहाँ पर दूसरा पहला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर यहाँ कह रहा है प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा सही होगा, पुनरावृत्ति यानी दोहराने की, पूर्वलेखन या संपादन या प्रारूपण। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या पूर्वलेखन हो जाएगा। जो है प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में पूर्व लेखन सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है, यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं पूर्व लेखन क्या है और प्रारूपण क्या है, संशोधन क्या है, संपादन क्या है। तो यहाँ पर पूर्व लेखन के बारे में पहले हम आपको बताते हैं। यहाँ पर लिखा है पूर्व लेखन से तात्पर्य विषय और लक्ष्य दर्शकों के लिए स्थिति या दृष्टिकोण को निर्धारित करने के लिए योजना बनाने तथा अंतिम उत्पाद के लिए सामग्री व्यवस्थित करने के लिए एक रूपरेखा विकसित करना, इसे दूसरे शब्दों में प्रारूप तैयार करना कह सकते हैं। इस सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। दूसरा कह रहा है प्रारूपण क्या होता है, इस चरण में लिखने की प्रक्रिया के दौरान वाक्य और पैराग्राफ में सूचना और विचारों का आयोजन होता है। संशोधन क्या होता है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्वावलोकन शामिल है। लेखन अपने द्वारा लिखे हुए लेख का पुनः इसमें निम्न बिंदु शामिल किए जाते हैं। शीर्षक, उपशीर्षक, अध्याय का क्रम, व्याकरण की दृष्टि से सुधार, नाम, घटना, तिथि और प्रसंग का उचित उपयोग है। संपादन क्या होता है, संपादन का अर्थ है किसी लेख को सार्वजनिक उपयोग अथवा प्रकाशन के योग्य बना देना है। किसी उसमें आए हुए तथ्य का संशोधन और परिष्कार किया जाता है। तो यहाँ पर ये रहा कुछ पॉइंट, लिखकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है स्वनिमिक जागरूकता संबंधित है, आपको बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है स्वनियमों तथा लेखा चित्र में संबंध स्थापित करने की योग्यता। बी कह रहा है बोले गए शब्दों में स्वनियमों को पहचान उनमें परिवर्तन करने की योग्यता। या तीसरा कह रहा है शब्दों को शुद्ध तथा धारा प्रवाह पढ़ना। या डी कह रहा है सही वर्तनी के साथ लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, बोले गए शब्दों को स्वनिम को पहचान कर उनमें परिवर्तित करने की योग्यता से, ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावकारी पठन रणनीति है। तो यहाँ पर आपको बताना है पठन सामग्री में वर्णों या शब्दों के अर्थ निकालना, पढ़ना, या पठन अचेतन चिंतन प्रक्रिया। या तीसरा कह रहा है पठन अपने साथियों के ज्ञान को पठन सामग्री के अर्थ पुनर्रचना के लिए प्रयोग करना। या डी कह रहा है पठन केवल शब्दों की ध्वनियों को जोड़ने की योग्यता है। तो यहाँ पर 25 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा पठन सामग्री में वर्णों या शब्दों के अर्थ निकालना या पढ़ना। तो जो है 25 का पहला सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर बात करते हैं। एक अच्छे डैश में सभी वाक्य मिलकर मुख्य को अर्थ देते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर एक अच्छे अनुच्छेद में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार अर्थ देते हैं। तो यहाँ पर 26 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो पहला सही हो जाएगा अनुच्छेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। 27 नंबर यहाँ दिया गया है जब व्यक्ति समाचार पत्र में नौकरी के लिए कोई विज्ञापन पढ़ता है वह डैश कहलाएगा। क्या बताना है आपको, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक को बारीकी से पढ़ रहा है, या पाठ्य पुस्तक की व्याख्या कर रहा है, या पाठ्य वस्तु को सरसरी दृष्टि से पढ़ रहा है, या टिप्पणी लिख रहा है। तो यहाँ पर 27 का जो है पहला उत्तर हो जाएगा, जो है पाठ्य वस्तु को बारीकी से पढ़ रहा है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो
जाएगा 27 का पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है। आपको बताना है यहाँ पर भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने से ही होता है, या दूसरा दिया गया है भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समुद्र परिवेश में बढ़ जाती है, या विज्ञान तथा गणित सीखने के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं होती, या चौथा दिया गया है भाषा अधिगम अचेतन होता है। तो यहाँ पर 28 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या दूसरा सही हो जाएगा। भाषा अधिगम की गति में मुद्रित एवं लिखित समुद्र परिवेश में बढ़ जाती है, तो यहाँ पर 28 का दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, एक भाषा शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थियों को लेखन अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। जब वे लिख लेते हैं तो प्रत्येक बच्चे के अनुच्छेद लेखन में व्याकरणिक त्रुटियों पर लाल घेरा बनाकर उन्हें सही करती है। शिक्षिका की रणनीति क्या है, आपको बताना है यहाँ पर। लेखन कौशल के विकास में सहायक है, या भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त है, या बाल मनोविज्ञान अनुकूल है, या फिर लेखन कौशल के लिए विकास के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर सही उत्तर 29 का सही उत्तर दूसरा हो जाएगा, यह भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त है। तो यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर बात करते हैं और लास्ट प्रश्न। यहाँ पर भाषा अधिगम में कहानी सुनना डैश एक प्रभावकारी माध्यम है। आपको बताना है नैतिक शिक्षा प्रदान कराने के लिए, या श्रवण कौशलों को विकसित करने के लिए, या लेखन कौशलों को विकसित करने के लिए, या खाली समय में व्यस्त रखने के लिए। तो यहाँ पर सही उत्तर 30 का हो जाएगा, ऑप्शन संख्या दूसरा जो है श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए। तो ये रहा 30 क्वेश्चन। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को और शेयर करिएगा। धन्यवाद।